So today we will discuss constructor in Java, right? Yes. Today we will discuss constructor in Java. We have already discussed class concept, how to create class, how to create object, है ना, how to access the class members through object. ये सब हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग आज देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं. In Java, a constructor is a block of codes similar to the method. जैसे मेथड हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना. उसी तरह से कंस्ट्रक्टर में भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है. ठीक है. इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. अब हम जब एक मेथड को डिफाइन करते हैं तो वो कॉल कब होता है? कब होता है कॉल? जब हम उसको कॉल करते हैं, है ना. जब कॉल करते हैं तब कॉल होता है, बट ये ऑटोमेटिक कॉल होगा कब? जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी, इन द कंप्यूटर मेमोरी, एंड इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. कहता है कि जब ये कॉल होता है, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट जो है अपने मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी में अपने लिए जगह एलोकेट करता है. ठीक है. क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं. ऑब्जेक्ट का वेरिएबल मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब क्लास का वेरिएबल. क्लास के अंदर जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का वेरिएबल. ठीक है. तो उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, उसके अंदर कुछ वैल्यू डालना है, तो हम लोग उसके लिए ही कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्या है? Whenever an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. है ना. It calls a default constructor if there is no constructor available in the class. अब कहता है कि अगर हमारे क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? वैसे केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो अगर नहीं भी है तब भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो सारे वेरिएबल के वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर देगा. इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट. ठीक है. ऐसे केस में क्या करता है, जावा कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करता है. हम नहीं लिखे हैं फिर भी वो उसको बना करके कॉल करेगा और हर एक वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर देगा. ठीक है. तो अच्छा, रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर. अगर हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देयर आर टू रूल्स डिफाइंड. पहला है कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम. मेथड का जो नाम होता है वह नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, बट कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास का जो नाम होगा उसी नाम से बनाया जाएगा, दूसरे नाम से हम नहीं बना सकते. ए कंस्ट्रक्टर मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट. ये तो मेथड के लिए भी है ट्रू कि मेथड को भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो कंस्ट्रक्टर में भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है. रिटर्न टाइप में क्या कहता है? कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी, अच्छा, बट इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. यहाँ पर एक ये जो है इसको ठीक करना है. है ना. ए कंस्ट्रक्टर मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स, है ना. इट शुड नॉट हैव, बट it should not have any return type, any return type, any return type. Even void, even void. ठीक है. कहने का मतलब कि अगर मेथड के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो हम लोग void लिखते हैं, और अगर वो मेथड कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो उसका टाइप लिखते हैं जो वो रिटर्न कर रहा है. बट कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं यूज होगा. इवन अगर void भी हम कहें कि अच्छा नहीं कुछ रिटर्न करेगा तो क्या void लिखेंगे? नहीं, void भी नहीं लिखना है. ठीक है. मतलब इसको रिटर्न टाइप लिखा ही नहीं जाएगा इसके अंदर.
ए जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टेटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। ये सब नाम जो है ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, और कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा कुछ भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा कुछ भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ थ्योरेटिकल पढ़ लिया, प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले से जो क्लास हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, हम कोई क्लास देखते हैं जो पहले से बना बनाया है। ओके, मेथड ओवरलोडिंग का ये क्लास है। ठीक है, इसको छोड़ दो, सिंपल क्लास पहले लेते हैं। ये भी मेथड ओवरलोडिंग से रिलेटेड है। चलो हम खुद का एक बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम खुद का ही क्यों ना बना लें, जो इतना हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, सबसे पहले क्लास क्लास एग्जाम्पल नंबर, मान लो एग्जाम्पल नंबर हम कर देते हैं 30 मान लो, 30 एग्जाम्पल नंबर 30 कंस्ट्रक्टर का यूज करके। ठीक है, इसके बाद क्लास एग्जाम्पल नंबर 30, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग अच्छा नहीं लगेगा, एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं क्लास का, इंस्टेंस वेरिएबल इंट रोल नंबर कोमा मार्क्स। ऐसा वाला प्रोग्राम हम एक लिखे भी थे। एक मेथड बना लेते हैं void display, void display system.out.println roll number equals to प्लस roll, है ना, है ना, एंड प्लस लगा के एंड मार्क्स इक्वल्स टू प्लस मार्क्स, प्लस मार्क्स। हमने ये प्रिंट करवा दिया। अब हम लोग एक ओके, अब हम लोग क्या बनाएंगे, क्लास को हम लोग बंद कर देते हैं, और अब हम लोग एग्जाम्पल वाला क्लास बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 30। ओके, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, और हम लोग अब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, student। ओके, हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम s1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करते हैं, s1 डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ क्या देख रहे हो, रोल नंबर और मार्क्स में कोई वैल्यू हम नहीं डाले हैं। ठीक है, रोल नंबर और मार्क्स में हम कोई वैल्यू नहीं डाले हैं, डायरेक्टली हम वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और हम इसको कॉल कर रहे हैं s1 डॉट डिस्प्ले को, तो हम जो अभी थ्योरी बताए, हम क्या थ्योरी बताए अभी, कि whenever an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. It calls a default constructor if there is no constructor available in the class। हमारे क्लास में अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो वैसे केस में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से कंपाइलर कॉल करता है, और वो क्या करता है, इनिशियलाइज्ड विथ 0 वैल्यू। तो हम पहले इसको सेव कर देते हैं, सेव एज,
एग्जाम्पल नंबर 30.java ऑल फाइल सेव। और अब हम इसको रन करवाते हैं। सी ड्राइव cd java java c example 30.java ओके। यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है। अगेन सेव दिस फाइल and again compile the code. Now execute the code. Error could not load main class example 30. ओके, क्या ये कैपिटल लेटर को लेकर कर रहा है? यस। रोल नंबर 0 एंड मार्क्स 0। ये 0 वैल्यू कहां से आया? अगर हम उसके अंदर वैल्यू नहीं डाले तो ये 0 वैल्यू कहां से आया? ये ही 0 वैल्यू जो है वो कंपाइलर खुद से दिया। ठीक है। Whenever an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. It calls a default constructor if there is no constructor in the class. In such case, Java compiler provides a default constructor by itself, and with instance with initial value ini initial value 0 for all instance variable ये अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, 0 से वो इनिशियलाइज करके सबको भेजता है। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर अगर हम चाहते हैं क्रिएट करना तो क्या करेंगे। क्या कहता है? नाम इसका सेम होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिटर्न टाइप नहीं होगा। सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम सेम है स्टूडेंट नेम से। जो स्टूडेंट का नाम है वही है, और फिलहाल अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं पास कर रहे हैं। और जब कोई कंस्ट्रक्टर पास नहीं करेंगे तो रोल इक्वल टू लिखेंगे 0 और मार्क्स इक्वल टू भी लिखेंगे 0। अगर पहले से कोई वैल्यू नहीं दिए हो तो उसको 0 से ही ना शुरुआत करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 0 से उसको डाल रहे हैं। अब क्या होगा? अभी भी आउटपुट सेम आएगा, बस अंतर यही है कि उस समय में कंपाइलर खुद से अपने वैल्यू को 0 किया और अभी यूजर जो है उसको क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। रोल नंबर 0 एंड मार्क्स 0। ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम कोई वैल्यू पास करें, ठीक है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वहीं पर एक वैल्यू पास कर दें। ठीक है, क्या पास कर देंगे? तो हमको सबसे पहले हम उसके लिए बना लेते हैं। मान लो हमको इंट आर नंबर कॉमा इंट एम। ठीक है, रोल नंबर के लिए आर नंबर और मार्क्स के लिए एम। ये दो वैल्यू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में पास करेंगे यहां से, जैसे 101 कोमा 89 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? यूजर जब क्रिएट कर रहा है, सॉरी, हम जब क्रिएट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को तो उसी टाइम में हम कुछ वैल्यू पास कर दे रहे हैं, और ऐसे केस में ये जो है वहां पर वो वैल्यू को ले जाएगा और क्या करेगा, यहां पर उसको
रोल नंबर आर नंबर वाला वैल्यू रोल में डाल देगा और मार्क्स वाला वैल्यू एम में डाल सॉरी मार्क्स वाला वैल्यू एम वाला वैल्यू मार्क्स में डाल देगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा जो प्रिंट होगा क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करेगा जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं। ठीक है, यस, रोल नंबर इज इक्वल टू 101 एंड मार्क्स इक्वल टू 89, मार्क्स इक्वल टू 89। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां से आया, तो जो वैल्यू हमने यहां पर पास किया वहां से आया। ठीक है, फर्स्ट रिप्लाई में कि यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है पहला, दूसरा, अगर कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में नहीं है तो क्या होता है, अगर कंस्ट्रक्टर हम डिफॉल्ट बनाते हैं तो क्या होता है, अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्या होता है। इतना सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया इतना। ओके, सबका आंसर यस आ रहा है। ठीक है, हम्म, तो वही बात यहां पर बताया जा रहा है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, जैसे क्लास स्टूडेंट इंट रोल स्टूडेंट रोल इक्वल टू 0। इसमें हमेशा जब डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो 0 से ही देंगे, क्योंकि अभी कोई वैल्यू उसके अंदर हमको नहीं दिखाना है। तो वैसे केस में हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिए। ठीक है, तो प्रिंट करवाने पर भी वो वैल्यू क्या दे रहा है वो हमको देखना है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में एक वैल्यू पास करते हैं और उस वैल्यू के आधार पर हमारा क्या होता है, वो वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है और जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो वो उसी वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये हम एग्जाम्पल में भी देख लिए, नोट्स पे भी देख लिए। अब यहाँ पे तीसरा केस है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। तो मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेम नाम, मेथड का नाम सेम होगा, है ना, और आर्ग्यूमेंट अलग अलग होगा। किसी में आर्ग्यूमेंट का नंबर अलग होगा, किसी में 2 आर्ग्यूमेंट होगा, किसी में 1 आर्ग्यूमेंट होगा, किसी में एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, है ना। दो में किसी में एक इंट होगा तो फ्लोट होगा, दूसरा इंट होगा तो इंट होगा, तीसरा में फ्लोट होगा तो इंट होगा। मतलब अलग अलग टाइप या अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से मिसमैच करा के हम लोग क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कराते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी आर्ग्यूमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो क्या कॉल होगा, अगर उसमें एक आर्ग्यूमेंट है तो कौन सा कॉल होगा, अगर उसमें 2 आर्ग्यूमेंट है तो कौन सा कॉल होगा, है ना। ये उसी पर डिपेंड करने वाला है। It is a technique of having more than one constructor with different parameter list, है ना, more than one constructor with different parameter list. They are arranged in a way that each constructor perform a different task. They are differentiated by the compiler, है ना, number of parameters in the list and their types। ठीक है, तो हम लोग अब इसका एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस वो जो पहले हम लोग लिखे थे उसको भी हम लोग लिखे रहेंगे और हमारा काम हो जाएगा, और हमारा काम हो जाएगा। स्टूडेंट रोल इक्वल टू 0, रोल इक्वल टू 0 और मार्क्स इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया डिफॉल्ट और दूसरा हो गया पैरामीटराइज्ड, दूसरा हो गया पैरामीटराइज्ड। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और दूसरा S1 नाम से क्रिएट करेंगे जहां पर कि 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे s डॉट डिस्प्ले और S1 डॉट डिस्प्ले। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर है, कब कौन कॉल होगा। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम में अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डाल रहे हैं तो वैसे केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और दो दो इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं तो वैसे केस में 2 इंटीजर वैल्यू वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ऐसा है, हालांकि मार्क्स यहां पर इंटीजर टाइप का है,
उसमें फ्लोट वैल्यू तुम नहीं डाल सकते हो, इसलिए टाइप को मिसमैच कराने में दिक्कत आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले से इंट है तो फिर वहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही जाएगा। ठीक है, तो यही है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब हुआ कि एक केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज कर रहे हैं, दूसरे केस में हम लोग पैरामीटराइज्ड भी यूज कर रहे हैं, और डिफॉल्ट नहीं भी यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद से डिफॉल्ट को तो वो कर ही रहा है, तो हमेशा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का केस तो बन ही रहा है। अगर हम सिर्फ पैरामीटराइज्ड लिखते हैं तो भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है, क्योंकि इंटरनली तो एक डिफॉल्ट वाला तो पास हो ही रहा है। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट कैसा कॉल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट कॉल कर लें दोनों टाइप का, है ना, तो एक तो अपने मन से भी काम कर रहा है, और अगर हम लिख दिए तो वो शो हो गया, बस यही अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करा सकते हैं, मतलब एक ही क्लास के अंदर दो अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर को, या दो से अधिक भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं रख रहे हैं इसलिए कि एक को इनिशियलाइज कर दें दूसरे को छोड़ दें तो भी ठीक नहीं है। और अच्छा, एक काम कर सकते हैं, चलो, स्टूडेंट इंट आर नंबर, एक ही पास करेंगे, उसके अंदर मार्क्स उसका नहीं बताएंगे, हमको केवल उसका रोल नंबर पता है, उसका मार्क्स हमको नहीं पता है, तो रोल नंबर इज इक्वल टू आर नंबर, है ना। इस तरह का भी एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, और वैसे केस में हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, इसको बना दो 102, हाँ, इसको बना दो 101, और एक और बना लो स्टूडेंट s2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 102। 102 का हमको मार्क्स नहीं पता है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या करेगा वो, ऑटोमेटिकली जीरो से जो इनिशियलाइज्ड है उसी को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अच्छा, हम डिस्प्ले नहीं करवाए, ओके ओके, s2 डॉट डिस्प्ले। देखो, पहला रोल नंबर जीरो, मार्क्स जीरो आ गया, क्योंकि उसका हम ना रोल नंबर बताए हैं ना मार्क्स बताए हैं। यहाँ देखो, एस के लिए हम ना रोल नंबर ही बताए हैं ना मार्क्स ही बताए हैं, S1 के लिए हम रोल नंबर और मार्क्स दोनों बताए हैं तो वो हमको प्रिंट कर रहा है। S2 के लिए हम रोल नंबर तो बताए लेकिन मार्क्स नहीं बताए, तो मार्क्स ऑटोमेटिक जीरो वैल्यू को इनिशियलाइज करके वो दे दिया। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल हो जाता है। ठीक है, वो हर केस में हो जाएगा, बस यही होगा कि अगर उसके अंदर कोई दूसरा वैल्यू है तो वो उसको ले लेगा, अदरवाइज वो जीरो वैल्यू दे देगा। तो सबको समझ में आया ये? यस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, अब यहाँ पर एक एक केस है, अब यहाँ पर एक केस है कि अगर अगर यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नाम अगर हम रखें रोल, इस वेरिएबल का भी नाम हम रख दिए रोल, और इस इंस्टेंस वेरिएबल का भी नाम है रोल, दोनों ही का नाम है रोल, तो हम इसे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, रोल इक्वल टू रोल, रोल इक्वल टू रोल। फर्स्ट लेट मी चेक कि ये काम करता है या नहीं करता है, देन आई विल गिव यू सॉल्यूशन। यस, काम तो कर रहा है, बट उसके अंदर वो वैल्यू नहीं डाल रहा है। रोल नंबर इक्वल टू जीरो है, मार्क्स इक्वल टू भी जीरो है।
ठीक है, हमारा काम तो कर गया, बट ये 102 वहां पर वो उसको दिया नहीं। रोल इक्वल टू रोल जब लिखे तो हालांकि यहाँ पे काम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हालांकि हमारा कंपाइलेशन हो गया, बट हमारा एरर आ गया, हमारे प्रोग्राम में आउटपुट हमारा गलत आ गया। ठीक है, हमको रोल नंबर इज इक्वल टू 102 प्रिंट करवाना था, लेकिन हम लोग यहाँ पे रोल नंबर इक्वल टू 0 प्रिंट करवा रहे हैं लास्ट केस में। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे रोल रोल लिखा हुआ है, तो ये इसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा क्लास वेरिएबल है और कौन सा लोकल वेरिएबल है, आर्गुमेंट वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग क्लास के अंदर यूज करें, जब भी इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग क्लास के अंदर यूज करें, तो उसमें दिस कीवर्ड का यूज कर लें। दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल। तो अब यहां पर जहां दिस लगा हुआ है, जहां दिस लग गया, वो क्लियर हो गया कि वो एक इंस्टेंस वेरिएबल है। और जहां पे डायरेक्ट रोल लिखा हुआ है, वो क्लियर बता रहा है कि वो एक वैल्यू है, वो एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं है। अब देखो आउटपुट क्या आता है। देखो यहाँ 102 आ रहा है, 102। ठीक है, तो इस तरीके से दिस कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, करंट ऑब्जेक्ट को उसमें यूज करते हैं। ठीक है, हमको ये पता चल जाता है कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इससे अच्छा, ऐसे केस में हम लोग जो लिखेंगे उससे अच्छा एक जनरल प्रैक्टिस क्या किया जाता है कि जब जब आपको इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करना है, तो आप दिस डॉट लगा के कीजिए। ये एक जनरल प्रैक्टिस में किया जाता है, ताकि उस तरह का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हालांकि अभी हम इस केस में यहाँ भी वही सिचुएशन रख रहे हैं, है ना, यहाँ भी वही सिचुएशन रख रहे हैं, तो वहां यहाँ पर तो वही बात आ गया। बट जैसे हमको यहाँ भी लिखना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस डॉट रोल, दिस डॉट रोल, दिस डॉट मार्क्स। इससे क्या होगा, हमको इससे क्या होगा कि ये जो दिस है, ये एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे बता रहे हैं, रुको, हाँ ठीक तो है। जैसे एस डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, एस डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, तो यहां पर जब हम रोल डिस्प्ले को कॉल करेगा ये, और जब यहां पर ये रोल को कॉल करना चाहेगा, तो ये नहीं पता चलेगा कि ये रोल किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। ठीक है, एस के लिए होगा, S1 के लिए होगा, या S2 के लिए होगा। तो हमको क्या पता है कि नहीं, जब एस डॉट डिस्प्ले कॉल हो रहा है तो ये एस के लिए ही कॉल कर रहा होगा। लेकिन जब हम दिस लिख देंगे ना, तो दिस के जगह पर हमेशा ये एस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो वो यहां पर भी लिखेगा एस डॉट रोल, एस डॉट मार्क्स, एस डॉट मार्क्स, एस डॉट रोल, एस डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया ये चीज? अभी बिना थ्योरी बताए हुए हम बता रहे हैं, फिर थ्योरी भी हम लोग देख लेंगे। सबको समझ में आया ये बात, हम जो बात बताना चाह रहे हैं, दिस कीवर्ड का यूज क्या होता है ना, करंट ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है। अब इसका थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, दिस कीवर्ड इन जावा, दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, है ना। और यहां पर एग्जांपल अगर देखो तो वही बात है, जैसे इंट रोल नंबर, फ्लोट फी, दो अलग अलग वेरिएबल है, इंट रोल नंबर, फ्लोट फी। अब हम स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जहां पर इंट रोल नंबर और फ्लोट फी को पास करा रहे हैं आर्ग्यूमेंट के रूप में। अब आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल है वो, और जो क्लास का वेरिएबल है वो, दोनों सेम हो गया। तो दोनों जब सेम हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल के साथ दिस कीवर्ड का यूज कर लेंगे, ताकि वो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है और कौन सा नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, ये तो एक केस है ना। बट ऐसा है कि अगर हम इसको हर जगह इसी तरह से लिखें कि मतलब कभी भी डायरेक्ट नहीं लिख करके दिस कीवर्ड का यूज करने का प्रैक्टिस करें, तो उससे ये भी चीज रहेगा कि दिस जो है वो हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो अगर हम कहते हैं कि रोल नंबर को प्रिंट करो,
तो दिस डॉट रोल नंबर लिखने का मतलब हो जाएगा कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का रोल नंबर को प्रिंट करेगा। नहीं भी लिखेंगे तब भी वही होगा। एक्चुअल यूज यही है, जब इसका हम लोग सेम नाम करते हैं तो ही इसका एक्चुअल यूज दिखता है, बट एक जनरल प्रैक्टिस करने के लिए लोग बोल देते हैं कि दिस कीवर्ड का उस तरह से। अगले केस में जो देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल तुम्हारे लिए ऑप्शनल दिया गया है। दूसरा कहता है दिस इज टू यूज इनवोक करेंट क्लास मेथड, मतलब क्लास के अंदर एक मेथड है, उसी उसी मेथड को क्लास के ही अंदर कॉल करना है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे डिस्प्ले नाम का ये मेथड है। ठीक है, डिस्प्ले नाम का ये मेथड है। ठीक है, डिस्प्ले। ओके, यहाँ पर हम एक अलग से मेथड बना देते हैं, void मैसेज, मैसेज नाम का मेथड। यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स। अब ये मैसेज को हम इस डिस्प्ले के अंदर कॉल करते हैं, इस डिस्प्ले के अंदर कॉल कर लेते हैं, MSG। कॉल करने का तो यही तरीका होता है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। एरर M, यहाँ नाम हम बदल दिए थे। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ आई विल कंपाइल दिस। अब देखो हर बार स्टूडेंट डिटेल्स को कॉल कर रहा है, स्टूडेंट डिटेल्स रोल नंबर इक्वल टू इतना, स्टूडेंट डिटेल्स रोल नंबर इक्वल टू इतना, स्टूडेंट डिटेल्स रोल नंबर इक्वल टू इतना। ठीक है, अब इसी चीज को हम मैसेज नहीं लिख करके यहां लिखेंगे दिस डॉट मैसेज, दिस डॉट मैसेज। जब इसी क्लास के मेथड को हम इसी क्लास के अंदर कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर वही बात हम बोल रहे हैं, सेम बात, या फिर अच्छा प्रैक्टिस होगा कि उससे पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास के मेंबर को जब भी कॉल किया जाता है ऑब्जेक्ट के तरह यूज किया जाता है। हालांकि क्लास के अंदर हम उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट दिस अगर लिख देते हैं तो दिस जो है जिस ऑब्जेक्ट के लिए उसको कॉल किया गया उस ऑब्जेक्ट से वो रिप्लेस हो जाता है, हर जगह दिस के जगह पर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट के जगह पर हर जगह दिस आ जाएगा, जैसा भी जिस तरह से समझना है समझ सकते हो इस बात को। तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक्चुअल यूज जो था वही था, जब सेम नाम आ जाए तो इसका एक्चुअल यूज हमको दिखता है ना, इसका एक्चुअल यूज हमको दिखता है। अच्छा, मतलब दोनों ही केस में ये सेम काम कर रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ओके, इसका तीसरा एक और यूज होता है दिस कीवर्ड का। दिस इज यूज टू इन्वोक करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम फ्रॉम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर पैरामीटराइज्ड के अंदर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, मतलब पैरामीटराइज्ड के अंदर अगर हमको डिफॉल्ट को कॉल करना है, तो वैसे केस में हम लोग सिर्फ दिस अगर लिख दें तो वो क्या करेगा, वो हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज आता है कि अगर हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो हम डिफॉल्ट को क्यों कॉल करें। ठीक है,
तो डिफ़ॉल्ट को हम लोग इसलिए नहीं कॉल करेंगे कि हमारा वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ हो जाए, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज़ भी होगा तो बाद में रिप्लेस ही हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटराइज़्ड के अंदर जब हम पैरामीटर पास किए हैं, तो वहाँ पे उसी वैल्यू को उठाएगा, ठीक है? मॉडिफाइड वैल्यू को उठाएगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 वाला नहीं लेगा। लेकिन अगर कुछ मान लो ऐसा मैसेज कुछ दे रहे हो, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रहे हो और चाहते हो कि पैरामीटराइज्ड में भी वो मैसेज हमको दिखाई पड़े, है ना? जैसे जैसे यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 0 से तो वो ऐसे भी हो ही जाता है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब हम जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट तब भी होगा, है ना? डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कॉल हो ही जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अगर मेरा पैरामीटराइज्ड कॉल हो रहा है, तब भी हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वाला मैसेज तो देना ही चाहेंगे, तो हम यहाँ पर दिस को सिर्फ कॉल कर लेंगे। तो क्या होगा कि इसमें भी हम लोग दिस को कॉल कर लेंगे, इसमें भी हम लोग दिस को कॉल कर लेंगे। क्या होगा? हर केस में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तीनों बार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कॉल कर लिए, ठीक है? स्टूडेंट डिटेल्स रोल नंबर इतना पहले डिफॉल्ट को फिर कॉल किया, मतलब यहाँ पर तो डिफॉल्ट को रिप्लेस कर दिए हैं, तो कंपाइलर खुद का डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया। फिर से दूसरा पैरामीटराइज कंट्रोल को कॉल किया और तीसरा एक पैरामीटर को कॉल किया, दूसरा जो है डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया। तो यहाँ पर हम ये दिखाए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वेरी गुड, वेरी नाइस एग्जाम्पल इज दिस, ठीक है? यहाँ पर हेलो ए लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे दिस इज, मतलब ये जो है यही, मतलब मेरा जो है सबसे, मतलब कह सकते हो कि बेस्ट चीज है कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आ जाता है। इट्स गुड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड तो हर केस में काम करना है, ठीक है? ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये तो हर केस में हमको देना है। तो ऐसे केस में अगर मान लो पैरामीटराइज्ड भी हो रहा है, तब भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वाला बात तो हमको करना ही है। तो हम जो है उसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, एंड नो डाउट दिस विल implement the concept very well. तो ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस कीवर्ड, है ना? और कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दोनों कंसेप्ट हम लोग कर लिए, कंस्ट्रक्टर एंड दिस कीवर्ड हम लोग पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए। एक ही एग्जाम्पल को बार बार मॉडिफाई करते चले गए, ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया। अगर हम अलग अलग करते तो बेटर होता, 5-6 प्रोग्राम इसमें बनता, ठीक है? पहला हम लोग सिर्फ विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर लिख के देखे, ठीक है? हम रिमाइंड कर देते हैं, विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और देखे कि किस तरह से वो जीरो इनिशियलाइज करके देता है। दूसरा, हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए जिसमें वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज किए और फिर प्रिंट करवाए। तीसरा, हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखे। चौथा, हम लोग दो नहीं, तीन अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाए जिसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर लाए। फिर हम लोग सेम नाम का वेरिएबल और सेम नाम का इंस्टेंस वेरिएबल लगाए और दिस कीवर्ड का यूज सिखाए। फिर हम लोग दिस कीवर्ड को मेथड में यूज करना सीखे और फिर दिस कीवर्ड को हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करना सीखे। तो इतना सारा चीज हम लोग आज सीखे, इतने टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, वेरिएशन ऑफ थिंग्स हम लोग देखे और सारे कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना हम लोग सीखे। और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्टैटिक कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे इनहेरिटेंस का यूज करना, ठीक है? तो अब हम लोग कह सकते हैं कि उप्स कंसेप्ट में हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं। बेसिक लेवल में क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब हम लोग समझ चुके हैं, है ना? कैसे मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है इत्यादि। और पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।